और इंदौर वासी सभी भाइयों बहनों, डॉक्टर नागपाल जी को स्मरण करने का मुझे अवसर मिला है। मैं आदरपूर्वक उनको नमन करता हूं। जब वो विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, उस समय उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। शेर शायरियों से भरी उनकी भाषणों को सुनने का अवसर मिला था और वो स्पष्ट रूप से अपनी बात बताने के लिए जाने जाते थे। जिस संगठन के लिए उन्होंने कई वर्षों तक काम किया, वो विद्यार्थी परिषद के छात्रों से जब मिलते हैं तो विविधता में एकता, इस देश की विशेषता, कच्छ हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये सारे भाव अभिव्यक्त होते हैं। लेकिन आज जब हमारे देश के हालात की ओर देखें तो एक आवश्यक लगता है कि उस विषय पर बड़े गंभीरता से चिंतन होने की आवश्यकता है। इस देश के महापुरुषों ने हमें जो संविधान दिया, जिस संविधान की आत्मा हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इस संघीय ढांचे को लेटर एंड स्पिरिट के रूप में आज सचमुच में स्वीकार किया जा रहा है या अपनी मन मर्जी से मोड़ा जा रहा है। इन सारे विषयों पर एक गंभीर चिंतन आज देश में अनिवार्य हो गया है और मैं आशा करता हूं कि डॉक्टर नागपाल जी के स्मृति व्याख्यान के बाद इंदौर में लगातार इन विषय पर डिबेट होती रहे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए, मीडिया के मित्र इस पर डिबेट चलाएं, इस पर लेख लिखे जाएं, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा हो, एक मंथन हो और जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, ये मेरा भरोसा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इस विषय को जितनी अहमियत देनी चाहिए, जितनी गहराई से उसका चिंतन होना चाहिए, समय की दौड़ में सब पीछे छूटता जा रहा है। जिन विषयों को मैं स्पर्श करूंगा उसकी शुरुआत तो मैं कैलाश जी के भाषण से करना चाहूंगा। वो देर से इसलिए आए क्योंकि रेलवे की 2 फाटक ने परेशान किया। अब राज्य में मंत्री हैं, रेलवे भारत सरकार की है, तो उसका रुकावट पैदा करना बहुत स्वाभाविक है आपके लिए। आप बड़े परेशान थे, कारवां गुजर गया, लेकिन ये कारवां गुजरने वाला नहीं है। ये वो कारवां है जो जुड़ता भी है और जोड़ता भी है। और मुझे भरोसा था आप भी जुड़ जाएंगे, देर से सही, लेकिन आप कारवां में जुड़ गए। और ये ऐसा कारवां नहीं जो आपको छोड़ करके चला जाए, वो आपको लेके जाएगा।
मित्रों, ये जो भारत की विशेषता है, व्यवस्था के तहत हम राज्यों की रचना में कार्यरत है, लेकिन भारत वो एक कोई असेंबल्ड एंटिटी नहीं है। यह देश एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। अगर कश्मीर में कुछ होगा तो पीड़ा इंदौर में होगी ही होगी। अगर नागालैंड में कुछ कठिनाई होगी तो जाब्वा में अगर खबर पहुंचेगी तो जाब्वा में भी चिंता फैलेगी। एक ऑर्गेनिक एंटिटी है। विकास के लिए व्यवस्थाएं विकसित की गई है, एक ढांचा बनाया गया है, और जब तक हम इस राष्ट्र के इस एकात्म भाव को नहीं जानते तब तक भारत की भक्ति का रास्ता क्या हो, भारत के विकास का रास्ता क्या हो, प्राथमिकताएं कौन सी हो, इसमें कभी कभी उलझने पैदा हो जाती है। जब अंग्रेज थे उस समय भी इन 1936 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उस समय भी अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था में भारत को फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में स्वीकार किया था, और उन्होंने माना था कि इस देश को चलाना होगा तो एक कोने में बैठ करके अपनी मनमर्जी से डंडा लेकर के नहीं चलाया जा सकता है। ये विविधताओं से भरा हुआ देश है, उसकी विविधताओं को स्वीकार करते हुए उसके अनुकूल व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। ये 1936 में अंग्रेज शासकों के दिमाग में स्वीकार किया गया था। अब जब भारत का संविधान बना तो इस मूलभूत बात को स्वीकार किया गया, और इतना ही नहीं, उसको इस रूप में स्वीकार किया गया है कि जब केशवानंद भारती के लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में विवाद चला तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट में बड़े आग्रहपूर्वक और बड़े वजन के साथ कहा गया है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट भी संविधान की इस आत्मा को बदल नहीं सकती है जो फेडरल स्ट्रक्चर में निहित है। न कोई डाइवर्ट कर सकता है, न कोई डाइल्यूट कर सकता है। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के हैं, और इसलिए भारत के विकास के लिए संघीय ढांचे की व्यवस्था को सर्व स्वीकृति से माना गया है। हर फोरम में उसको स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन जब इसके अंदर निहित स्वार्थ जुड़ जाता है, सत्तावादी मानस उसके अंदर जुड़ जाता है, तब संकट पैदा होना शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य से दिल्ली में जो प्रमुख रूप से शासन करने वाली पार्टी रही वो कांग्रेस पार्टी रही। उस कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को देखा जाए तो वे उसके मन के भीतर भीतर कहीं ना कहीं एक एंटी फेडरल बू आती रहती है। भारत के संघीय ढांचे के प्रति एक नेगेटिव भाव, और उसका मूल कारण उनकी सत्तावादी मानसिकता है। और सत्तावादी मानसिकता के कारण उन्हें जब जहां मौका मिला उनके प्रतिकूल अगर कोई भी व्यवस्था है, उनके प्रतिकूल कोई भी विचार है, तो उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, उस विचार को समाप्त कर देना, और उसके लिए संविधान का जितना दुरुपयोग हो सकता है वो करना, ये उनकी जहन में है।
और उसी का कारण है कि समय समय पर भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पे कुठाराघात होते रहे हैं। जब केरल में पहली बार कम्युनिस्टों की सरकार बनी, एक तरफ तो कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में डंका बजा करके कह रही थी कि बैलेट के माध्यम से पहली बार विश्व में कम्युनिस्टों ने अपना झंडा फहराया। पूरे विश्व के भी कम्युनिस्ट विचार के लोग इस केरल की घटना का अध्ययन कर रहे थे। क्या बैलेट के माध्यम से कम्युनिज्म आ सकता है? उस तरफ एक चर्चा चल रही थी। तब दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे हुए शासक परेशान थे। पूरे देश में कांग्रेस का शासन, और ये कैसे हो सकता है कि केरल में हमारे विरोधी लोग सत्ता में कैसे आ जाए? कांग्रेस इस बात को सहन नहीं कर पाई, इस घटना को पचा नहीं पाई, और पहली बार इस देश के अंदर उन्होंने संविधान में धारा 356 का दुरुपयोग करते हुए केरल की जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को धारा 356 के तहत उसको निकाल के खारिज कर दिया और गवर्नर रूल लगाकर उस पर कब्जा कर लिया। और उसके बाद तो हम जानते हैं हिंदुस्तान का कोई शायद मुश्किल से राज्य बचा होगा जिसको दिल्ली सरकार के इस जुल्म को सहने की नौबत न आई हो धारा 356 के तहत। कहीं न कहीं उन्हें सरकारों को गिराया, कहीं न कहीं सरकारों को तोड़ा, धारा 356 लगाई, राष्ट्रपति शासन लगाया और दिल्ली से ही रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का प्रयास किया गया। जब अटल जी की सरकार आई, मोरारजी भाई देसाई जब प्रधानमंत्री बने थे, अटल जी उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे, और आपातकाल के बुरे दिन देश ने देखे थे, और तब देश के संविधान में परिवर्तन किया गया। और वो परिवर्तन था जो इंदिरा जी ने जो परिवर्तन कर करके संविधान के ढांचे को बदला था, उसको एक बार रेक्टिफाई किया, उसको ठीक किया और फिर पुनर्गाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये उनकी आदतें गई नहीं, उसके बाद भी यही कारनामे चलते रहे। और अब जाकर के जब अटल जी की सरकार थी तब संविधान में एक बदल करके जब तक पार्लियामेंट के अंदर 2/3 बहुमत से सरकार के इस 356 को लागू करने के निर्णय को मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक इसको 356 को लागू नहीं किया जाए। राज्यों को रक्षित करने का काम किया गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो धमकियां देते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। मुझे याद है 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, तब उस सरकार के एक मंत्री का सबसे पहला बयान ये था कि अब हम 356 से मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। पहला बयान था। लेकिन फिर बाद में उनको किसी ने एडवाइस दी होगी कि संविधान अब तो बदल चुका है, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अब एक नया खेल शुरू किया है। उन्होंने 356 का उपयोग करते हुए सत्ताएं कब्जे नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्रकार की कानूनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बहुत बड़ा गंभीर आघात पहुंचा रही है। अगर यह चलता रहा तो देश के विकास के सामने बहुत बड़े नए प्रश्न चिन्ह खड़े होने वाले हैं। कभी कभी ये डिबेट होती है कि दिल्ली सरकार मजबूत होनी चाहिए कि राज्य मजबूत होने चाहिए। अगर पिलर मजबूत नहीं होंगे तो इमारत कहां से मजबूत होगी? अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो राज्यों को मजबूत बनाना होगा, और राज्य को मजबूत बनाना होगा तो इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, हर किसी को मजबूत बनाना पड़ेगा। यह हमारी व्यवस्था है, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये एक डिबेट बिल्कुल ही जिसका कोई उपयोग नहीं, उस डिबेट को चलाया जाता है कि दिल्ली मजबूत होना चाहिए, और जितना वो मजबूत बनाने जाते हैं उतने ही मजबूर नजर आते हैं। और इसलिए किस प्रकार से संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी चिंता हमको अभी लेटेस्ट एक जो घटना घटी जिसमें एक साथ
8-10 मुख्यमंत्री एक साथ मैदान में आ गए और बिना कोई मीटिंग किए मैदान में आ गए। कहीं तमिलनाडु से आवाज उठी, कहीं बंगाल से आवाज उठी, कहीं गुजरात से उठी, कहीं मध्य प्रदेश से उठी, चारों तरफ से हमला बोल दिया। दिल्ली के लोग चौंक गए, क्या हुआ? वो एक कानून लाया एनसीटीसी का, और टेररिज्म के नाम पे लाते हैं तो जैसे एक ऐसा गुलदस्ता है जिसको हर किसी ने स्वीकार करना पड़ेगा, इस प्रकार का माहौल बनाते। क्या आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते? क्या दहशत टेररिज्म नहीं बनाते? तो टेररिज्म, अरे टेररिज्म को खत्म करने के लिए कितने कठोर कानून अमेरिका ने बनाए हैं। हिंदुस्तान में अटल जी की सरकार ने पोटा का कानून बनाया था। अगर टेररिज्म से लड़ना था तो ऐसे कानूनों की जरूरत थी, उन्होंने वो कानून नहीं लाए। एनसीटीसी के द्वारा क्या लाए हैं? आईबी के लोग, अब लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये माना हुआ है, और स्टेट उसके लिए अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल भी है, और लोग उसका जवाब मांग सकते हैं। इन्होंने क्या किया एनसीटीसी के माध्यम से? पहले से ही सीबीआई तो है ही है, फिर एक नया जुड़ गया एनआईए, अब ये दूसरा जोड़ दिया उन्होंने एनसीटीसी। इससे क्या हुआ? कोई भी आईबी वाला, राज्य सरकार जानती हो या न जानती हो, वो किसी के यहां सर्च कर सकता है, किसी को भी अरेस्ट कर सकता है, और वो दिल्ली से सारी दुनिया चला सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा ऐसा होगा तो? सब चौंके कि पिछले दरवाजे से इस प्रकार से, और आईबी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो पार्लियामेंट को भी अकाउंटेबल नहीं है, उसकी एक सीक्रेसी है। देश हित में कुछ चीजें जरूरी होती है, लेकिन अगर ऐसी इंस्टीट्यूट का उपयोग राज्यों में नागरिकों के पीछे किया जाएगा तो राज्य और केंद्र के साथ कितना बड़ा भयंकर टकराव पैदा होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। ये हमारे संघीय ढांचा जो मूलतः राज्यों को कानून व्यवस्था का दायित्व देता है, पिछले दरवाजे से वो सत्ता हथियाने का काम किया गया है। सीबीआई का कितना दुरुपयोग होता है हम देख रहे हैं। कोई ऑपोजिशन लीडर ऐसा नहीं है देश में जिस पर सीबीआई की तलवार न लटकती हो। किसी न किसी चीज में फंसा के रखा जाता है, और जब दिल्ली सरकार की अनुकूलता के अनुसार उसे सौदा किया जाता है, उनको मजबूर किया जाता है। देखिए, पार्लियामेंट में आपके वोट की जरूरत है, अगर आप ये नहीं करोगे तो सीबीआई का फलानी चीज आपके हमारे हाथ में है। किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, एनआईए का किस प्रकार से अर्थ हो रहा है, और अब एक नया जोड़ने की कोशिश हो रही है। अभी एक बिल लाने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ये बिल कब आएगा, क्या होगा, वो तो भविष्य कहेगा, लेकिन कम्युनल वायलेंस बिल के नाम से बिल आ रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि एक ऐसा बिल आ रहा है जिसमें राज्यों के पास जो दायित्व है उसको पूरी तरह केंद्र सरकार हथियार लेने जा रही है, और उसमें भी कुछ एनजीओ ने मिलकर जो बिल बनाया है, इस बिल में यह माना गया है कि कम्युनल वायलेंस के लिए घटना कुछ भी हुई हो, नुकसान किसी का भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन ये बिल मानता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मानता है कि हमेशा हमेशा इस घटना में मेजॉरिटी ही जिम्मेवार मानी जाएगी। अब बताइए, अब इसमें देखिए, अगर आप ये करते हो तो कश्मीर में क्या होगा? कश्मीर में कौन मेजॉरिटी में है? पंजाब में क्या होगा? वहां कौन मेजॉरिटी में है? फिर आप किस मेजॉरिटी को मानोगे? उस मोहल्ले की मेजॉरिटी को, उस नगर की मेजॉरिटी को, हिंदुस्तान की मेजॉरिटी किसको मानोगे? यानी एक प्रकार से अपीजमेंट, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण किस प्रकार से कानून लाया जाता है, और उस पर दूसरी एक खतरनाक बात जो लाई गई है, जिस पर मेरा महत्व रूप से कहना है, मुझे 356 का उपयोग नहीं कर पा रहे। अब किस बात का उपयोग करना चाहते हैं? इस कम्युनल वायलेंस बिल के माध्यम से
कुछ भी नहीं करने की जरूरत, किसी भी सरकार को गिराना है, उस राज्य में एक कौमी दंगल करवा दीजिए और दिल्ली सरकार उतने मात्र भर से निर्णय कर सकती है कि वहां की सरकार इसको संभाल नहीं सकती, इस सरकार को निकालो। ये कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए बिल नहीं लाया गया, कम्युनल वायलेंस के नाम पर सरकारों को गिराने के लिए बिल लाया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से देश चल पाएगा। अभी एक नया बिल ला रहे हैं आरपीएफ का, स्टेट विद इन स्टेट, यानी एक ही राज्य होगा, राज्य के अंदर दो सरकारें एक साथ काम करती होगी। आरपीएफ का बिल आ रहा है, रेलवे प्रोटेक्शन एक्ट का। आज अगर रेलवे में कोई घटना घटती है तो कानूनन व्यवस्था यह है कि इंदौर के अगल बगल में अगर रेलवे में कोई दुर्घटना घटी या कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई चोरी हुई, कुछ हत्या हो गई, कुछ भी अगर क्रिमिनल एक्ट हो गया, तो वहीं जिस पुलिस थाने में वो रेलवे का इलाका पड़ता होगा, उस पुलिस थाने में उसको रजिस्टर किया जाता है और वो स्टेट जो मशीनरी है वो आगे की कार्यवाही करती है। रेलवे अपना कारोबार करती रहती है और स्टेट के ही लोग रेलवे पुलिस में भी बैठे होते हैं, रेलवे के अंदर पुलिस वाले होते हैं। अब ये बदल ये ला रहे हैं कि स्टेट विद इन स्टेट, ये जो पटरी पर का पूरा इलाका है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में रहेगा। वहां अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी पुलिस, उसका कानून, उसके सारा कारोबार ऊपर से चलेगा। आपके इंदौर की घटना घटी, आपको कोई लेना देना नहीं। अब मुझे बताइए कैसे चलेगा? यानी स्टेट विद इन स्टेट। इस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पटरी पर नई सरकार दौड़ती रहेगी, एक अलग सरकार दौड़ती रहेगी। यानी भारत के संघीय ढांचे की जो मूल भावना है, उस मूल भावना को नष्ट करने का इस चालाकी पूर्वक किस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है। और जब कानून आता है पार्लियामेंट में, इतनी स्पीड होती है, कभी कभी तो 2-2, 5-5 मिनट में कानून पास हो जाते हैं, न सबको उतना अध्ययन करने का अवसर मिलता है। और एक बार कानून पास हो गया तो फिर वो शुरू हो जाते हैं, नहीं हमने तो पार्लियामेंट से पास करवा दिया, और बाद में परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। उनका मकसद अलग होता है। और इसलिए मैं आज डॉक्टर नागपाल जी के स्मृति व्याख्यान में जब आया हूं तब, और जो जीवन भर अपना देश, अपनी माटी की बात करते रहे थे, और तब जाकर के मैं जोर से इस बात को रखना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकतें भारत की एकता और अखंडता के लिए एक खतरा पैदा कर सकती है। आपकी राजनीति इच्छाएं कुछ भी क्यों न हो, लेकिन आपको भारत की इस मूल आत्मा पर घाव करने का कोई अधिकार नहीं बनता है, कोई कानून का कोई अधिकार नहीं बनता। हमने इस व्यवस्था के तहत रह करके विकास के नए नए रास्ते खोजने होंगे। और मित्रों, मैं गुजरात के अनुभव से कहता हूं, यही संविधान, यही कानून, यही व्यवस्थाएं, यही ब्यूरोक्रेसी, यही सिस्टम, यही फाइलें, देश आगे बढ़ सकता है। गुजरात उदाहरण है मित्रों। तो संघीय ढांचे पर घाव करने की जो उनकी पैरवियां चल रही हैं, अभी एक और कानून आ रहा है, पब्लिक सर्विस प्रोटेक्शन एक्ट। ये सेवा के क्षेत्र की राज्यों के पास जो काम है उसको कंट्रोल करने की व्यवस्था दिल्ली से होने वाली है। अब आप मुझे बताइए, आप राज्यों के पास कोई अधिकार ही नहीं रहने देंगे तो दायित्व तो कैसे तय होंगे? अगर वो वहां की जनता की सेवा के क्षेत्र की जो दायित्व है उसको निभा नहीं पाते हैं, और आप ये सारी चीजें दिल्ली से कंट्रोल करोगे, तो देश कहां जाकर के खड़ा रहेगा? सिस्टम पूरी जो इतने सालों से विकसित हुई है और जिसको अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया था, वो अगर चरमरा जाएगी। एक दूसरे के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण अगर संघर्ष का माहौल बन गया और राज्य और राष्ट्र लड़ते रहे तो देश की हालत क्या हो सकती है, ये चिंता मुझे सताती है भाइयों बहनों। और इस इंदौर की धरती पर इसलिए मैं बड़े आक्रोश के साथ इस संकट की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि दिल्ली सरकार की सोच कैसी है।
मुझे बताइए, अगर इंदौर के किसी इलाके में पानी की पाइपलाइन लगानी हो और मेयर डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन भोपाल से अगर मध्य प्रदेश की सरकार कह दे कि नहीं वो पाइपलाइन कहां डालनी, क्या करना, वो हमसे पूछो पहले, तो इंदौर का भला हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? इंदौर के लोगों को इतना तो अधिकार देना पड़ेगा ना भाई, तुम मेयर हो, तुम्हारी क्या कॉर्पोरेशन है, इलेक्टेड बॉडी है, कहां पाइपलाइन डालनी है, क्या डालनी है, तुम अपना फैसला करो, तुम अपना रिसोर्स जुटाओ और करो। यही होना चाहिए ना। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मैंने मेरे गुजरात में तय किया कि हम लोगों को किचन तक पाइपलाइन से, टैप से गैस देंगे। अब बुरा काम तो है ही नहीं, वो गैस सिलेंडर मिलते नहीं है, परेशानियां होती है, वो सब जानते हैं। अब हमने रास्ता खोजा कि चलो भाई पाइपलाइन से किचन तक जैसे पानी मिलता है वैसे गैस मिले। अब मुझे पाइपलाइन डालनी थी और हमने करीब 2500 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बनाने का प्लान बनाया, पैसे जुटा दिए। भारत सरकार ने मना कर दिया, नहीं लगा सकते हो। आप कल्पना कर सकते हो, भारत सरकार कहती है गैस की पाइपलाइन ये हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय है। मोदी तुम समझते क्या हो? मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मैं भारत सरकार से लड़ाई लड़ रहा हूं, भैया मुझे पाइपलाइन डालने की इजाजत दो। कितना अधिकारवाद! क्या देश ऐसे प्रगति कर सकता है क्या? अगर खुलापन नहीं होगा, जिसके अंदर सामर्थ्य है, उनको विकास का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो ये देश मजबूत भी नहीं हो सकता। और 21वीं सदी का नेतृत्व करने का देश का सामर्थ्य इस प्रकार की गलत नीतियों के कारण धीरे 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 हमारा सपना टूट जाएगा। अगर हम इन व्यवस्थाओं को विकसित न करें तो क्या होगा? मित्रों, हमारे देश में एक जमाना था, आज विश्व व्यापार का जमाना है। सामुद्रिक व्यापार विश्व व्यापार में अहमियत रखता है। हर देश खरीदार भी है और हर देश कुछ कुछ बेचता भी है, और पूरा विश्व एक प्रकार से कॉमर्स एंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, और कॉमर्स की एक्टिविटी अहम एक्टिविटी बन चुकी है। और अगर सामुद्रिक व्यापार मुख्य बनने वाला है तो आपके लिए पोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत अनिवार्य होता है, और जितना आप डिसेंट्रलाइज करोगे उतनी विकास की संभावना है। हिंदुस्तान के जितने ही मरीन स्टेट हैं, मैरीटाइम स्टेट जो हैं, उन सारे स्टेट्स को, एक जमाना था बंदर यानी मुंबई का, चेन्नई का, कलकत्ता का, यही 3-4 बंदरों की बात होती थी। धीरे धीरे सामुद्रिक व्यापार बढ़ता गया, बंदरों का विकास होने लगा, और गुजरात ने उसमें इनिशिएटिव लिया। हमने कई बंदर बनाए, 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समुद्र किनारा है। और हम मानते हैं कि गुजरात का समुद्र किनारा ये भारत की समृद्धि का प्रवेश द्वार बने। सिर्फ गुजरात की समृद्धि का नहीं, हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बने, ये सपना लेकर के हम काम कर रहे हैं। अभी भारत सरकार एक कानून ला रही है, और वो कानून ये जितने पोर्ट सेक्टर है, कोस्टल एरिया है, मैरीटाइम सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा वो हथिया लेंगे और वो ही डेवलपमेंट करेंगे। जब ये व्यवस्था आप करोगे, आपने मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जो सदियों से पोर्ट थे, उससे आगे अपनी गाड़ी नहीं चली थी। आज हिंदुस्तान का प्राइवेट कार्गो 80% गुजरात के समुद्र किनारे से चल रहा है। 80% प्राइवेट कार्गो हमारे यहां से चल रहा है। अगर आप इस प्रकार से हथियार लेने की कोशिश करोगे, विकास कैसे होगा? लेकिन उनके मन में आया है। आपको हैरानी होगी कैसे कानून लाए हैं। अगर आप मकान भी बनाना चाहते हो और कुछ फ्लैट और साइज और उस हो, अगर वो आप लाना चाहते हो तो एनवायरमेंट परमिशन आपको दिल्ली से लानी पड़ेगी। अब बताइए, आप एक 50 या 100 फ्लैट की स्कीम डालते हो तो आपका मेयर या कॉर्पोरेशन से काम नहीं होगा, भोपाल से भी नहीं होगा। दिल्ली में जब तक आप जूते नहीं घिसते, आप यहां मकान नहीं बना सकते।
इतना सेंट्रलाइज व्यवस्था है, इतनी सत्ता हथियाने की कोशिश है, देश को कितने बड़े संकट के घेरे में डाल सकती हैं, इसका आप अंदाज कर सकते हो। और इसलिए भाई बहनों, भारत के संघीय ढांचे पर रोज नया कुठाराघात हो रहा है, रोज नए संकटों से भारत का संविधान गुजर रहा है। और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि जागरूकता के साथ इसको हम कैसे लाएं। दूसरा एक काम कर रहे हैं ये लोग, बड़े उनके दिमाग किस प्रकार से चलता है ये डिसेक्शन करने का विषय है। वे करते क्या है, पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए एक सोशल सेक्टर की योजना घोषित कर देते हैं और एक परिवार के एकाध व्यक्ति का उस पर नाम दे देते हैं। और शुरू में देश के अखबार वगैरह लिख देते हैं क्या गजब योजना ही है, क्या ऐसा ही है। और फिर सर्कुलर आता है 50% पैसा स्टेट देगा, 50% केंद्र देगा। भाई योजना बनाते से हमको पूछा था कि हमारे राज्य में उस योजना की जरूरत थी, और हम ये आपका नाम, आपका काम, आपकी सोच, आपकी सरकार, और 50% पैसा हमको देना, भाई हमारे राज्य के लोगों के टैक्सेस में से देना। ये लगातार चल रहा है। और शुरू में कभी कभी क्या करते हैं, वो एक सर्व शिक्षा अभियान का काम लाए थे। प्रारंभ में कहा कि 85% अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 15% स्टेट देगा। मीटिंग हुई, सबने माना चलो भाई अब ठीक है, कौन झगड़ा करेगा, जब आपने हमसे लूटना 15% मांगा ही है, कमीशन तो ले लो। सब मान लिया सबने। एक साल के भीतर 85% से वो 65% पे आ गए, 35% बोझ स्टेट पे आ गया। और कहेंगे क्या, हम ये ले आए। अरे आप क्या लाए भाई, आप तो राज्यों की सारी योजनाओं को खत्म करके एक नया बोझ डाल रहे हो हम पर। ये उनके खेल चलते रहते हैं। अभी उन्होंने एक कानून कर दिया। अब कुछ सब्जेक्ट हमारे देश में ऐसे हैं जो राज्य और केंद्र के बीच में संयुक्त रूप से चलते हैं, जैसे एजुकेशन है, कंकरेंट लिस्ट में है। एजुकेशन में आपको कोई भी निर्णय करना है तो राज्यों से मशवरा करना ही पड़ेगा। निर्णय आप कर सकते हैं लेकिन राज्यों के सलाह मशवरा और सहमति के बिना नहीं कर सकते। उन्होंने राइट टू एजुकेशन का एक बिल लाया और दुनिया में भी ढोल पीट रहे, हम लाए बिल लाए। उन्हें यह पता नहीं कि इससे होना क्या है। आपको हैरानी होगी, उन्होंने जो बिल पास किया है, कानून बनाया है, उसके कारण मेरे जैसे राज्य में उन्होंने जो तय किया उसको अगर पूरा करना है, 1 वर्ष के भीतर भीतर मुझे 7,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। 90,000 नए टीचर लगाने पड़ेंगे, 80,000 नए कमरे बनाने पड़ेंगे। उन्होंने कानून बना दिया। तो कोई तो होगा कहीं कहीं जो पीआईएल करने की फैशन रखता होगा। पीआईएल करने वालों की एक बड़ी जमात तय हुई है देश में, है? एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का बहुत बड़ा, वो तुरंत पीआईएल लगा देगा कि ये कानून पास हुआ है और यहां है नहीं। अब कोर्ट तो क्या करेगी, कोर्ट तो कानून देखती है। वो तुरंत कहेगी कानून पास हुआ है, दिल्ली में पास हुआ है, इसको लागू करो। अब आपको किसी को पानी देने की प्रायोरिटी है, आपको किसी बीमार को दवाई देने की प्रायोरिटी है, वो सारा काम बंद करो, तनख्वाह देने की प्रायोरिटी बंद करो। अभी भारत सरकार ने कहा ये करो भाई। आप मुझे बताइए कितना बड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा। 2 साल हो गए उन्होंने कानून पास किया, अभी तक लागू नहीं करवा पा रहे। मैं प्रधानमंत्री से मिला, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हो आप? ये गुजरात जैसा राज्य इतनी परेशानी से गुजर रहा है इस विषय में, और राज्यों की हालत क्या होगी। मुझे एक दिन शिवराज जी बता रहे थे, अगर ये वो करने जाते हैं तो एक ही साल में को 13,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। कैसे कर पाएंगे? यानी वो कानून इस प्रकार से बना रहे हैं
राज्यों की स्थिति, राज्यों की हालत, उसकी ओर न कभी देखना न सुनना, अपनी मन क्यों, अपना पॉलिटिकल गाड़ी चलती रहे। जिस प्रकार से वो एक एक निर्णय करते चले जा रहे हैं, राज्यों को विश्वास में लिए बिना, राज्यों की आवश्यकता और क्षमता को देखे बिना, कुछ योजना ऐसी लाते हैं जो उनके राज्यों को अनुकूल हो, जहां यूपीए सरकार बैठी हो, के लोग बैठे हो, दूसरे राज्य को उसकी जरूरत तक ना हो मानो, फिर भी उस पर थोप देंगे। सभी राज्य उनको कह करके थक गए कि आप बजट निकालिए, लेकिन उन राज्यों को पूछिए कि भाई सोशल सेक्टर में, इस काम में आपके यहां कौन सा, वहां के जनजीवन, वहां की आवश्यकताओं को देखकर कौन सी चीज सूटेबल है, आप इवॉल्व कीजिए, हम आपको उसमें पार्टनरशिप करेंगे, कुछ मदद करेंगे, तब तो वो काम आगे बढ़ेगा। वो कहते हैं नहीं, हमने ये कहा ये करो, मतलब ये करो। अब मालवा के लोगों के खाने की आदत ये हो, और वो कहेंगे नहीं हम तो यहां डोसा ही परोसेंगे, जाओ खाओ, तो कहां चलेगा भाई? मालवा के लोगों को और खाना है भाई। अब वो कहे यहां पोहा अब खाना बंद कर दीजिए, दूध जलेबी बंद कर दीजिए इंदौर वाले, क्या होगा? नहीं, अब तो इडली खानी पड़ेगी। मित्रों, मैं ये हंसी मजाक में भले कहता हूं, लेकिन ये सचमुच में दिल्ली से इस प्रकार से निर्णय हो रहे हैं। अब मुझे मालूम नहीं, अब मैंने अभी गोवा में प्रधानमंत्री जी का माइक बंद हो गया, खबर बन गई देश में। बताइए, माइक नहीं होता तो फर्क क्या था? अब बड़ा मैं हैरान हूं मीडिया से, माइक बंद हो गया इश्यू। अब वैसे भी नहीं बोलते हैं। बड़ी चर्चा, माइक बंद हो गया, 25 मिनट प्रधानमंत्री का माइक बंद रहा। अरे भाई, 2004 से कितने साल हो गए, सब कुछ बंद है। अब कोई बोले नहीं तो पता नहीं चलता है कि कर क्या रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको पता नहीं, आप नहीं बोल रहे तो कौन कर रहा है, इतना नाम तो बता दो भाई। ये सारे निर्णय उस प्रकार से हो रहे हैं कि सोशल सेक्टर को भी पूरी तरह उनके कब्जे में लाया जाता है। भारत जैसे देश में हम राज्यों की अहमियत को नहीं स्वीकार करेंगे। भारत जैसे देश में राज्यों की विशेषताओं को नहीं स्वीकार करेंगे और उन विशेषताओं को पनपाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो विविधता में एकता वाला ये देश, हम उसको एक ढांचे में नहीं ढाल सकते। मित्रों, अमेरिका में लॉस एंजलिस से निकले और न्यूयॉर्क तक जाएं, पूरा अमेरिका काट के चले जाएं, हर 20 किलोमीटर पिज्जा हट चल सकता है। एक ही रेडीमेड फॉर्मूला से बना हुआ पिज्जा वहां चल सकता है। हमारे यहां नहीं चल सकता है। वो तमिलनाडु से इडली से शुरू करेगा, इंदौर आते आते पोहा खाना शुरू कर देगा। हर 20 किलोमीटर में नई भी वैरायटी वाला देश है भाई। आप उसको इस प्रकार के रेडीमेड चीजों में बांध नहीं सकते। यहां का खान पीन, यहां का पहरवेश एक अपनापन है, एक ऐसा गुलदस्ता है भारत मां का। 120 करोड़ फूल इसके अंदर खिल रहे हैं, पनप रहे हैं। उसको एक ही ढंग से ढालने की कोशिश, भारत की आत्मा को नोच डालेगी भाई बहनों। और इस चिंता को लेकर के मैं आज भारत के संघीय ढांचे की रक्षा कैसे हो, मैं यहां अन्याय की बातें नहीं कर रहा हूं। अन्याय की बातें करूंगा तो मैं कल सुबह तक पता नहीं क्या क्या कुछ कह सकता हूं। कांग्रेस की सरकार क्या देते हैं, वो मध्य प्रदेश को कितना अन्याय, मैं ढेर सारी चीजें बता सकता हूं। और वो कर रहे हैं, उनको चिंता ही नहीं, परवाह ही नहीं मित्रों। लेकिन मैं उन बातों की ओर स्पर्श कर रहा हूं जो अन्याय से जुड़ी हुई नहीं है, भारत के संविधान के संघीय ढांचे से जुड़ी हुई बातें हैं। मित्रों, अगर आप
डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं करते हैं, विकेंद्रित व्यवस्थाएं विकसित नहीं करते हैं, तो विकास में बहुत बड़ी रुकावट आती है। दो लोग अलग अलग दौड़े तो उनकी दौड़ने की स्पीड, और दो लोगों का एक एक पैर को बांध दिया जाए और 3 पैर से दौड़ाया जाए तो फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सीधी सादी समझ है नहीं? तो ये एक एक पैर बांधने वाला काम कर रहे हैं, देश की विकास की स्पीड को रोक रहे हैं, दिशा को धुंधला रहे हैं। क्या मित्रों डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है? भारत में पंचायती राज लागू करने का सौभाग्य गुजरात को मिला। डिसेंट्रलाइजेशन पावर की एक अच्छी व्यवस्था पंचायती राज में विकसित हुई है और गुजरात उसका पायोनियर रहा है। मित्रों ये 50 साल हुए, उसके गोल्डन जुबिली ईयर चल रहा है पंचायती राज व्यवस्था का। भारत सरकार के एजेंडा में पंचायती राज व्यवस्था, जो कि हिंदुस्तान में मानी हुई है, स्वीकारी हुई है, पायोनियर भले गुजरात रहा हो, लेकिन भारत के एजेंडा में इसकी गोल्डन जुबिली ईयर की कोई सोच तक नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी। वरना ऐसा इवेंट था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक इनिशिएटिव देने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि पंचायती राज व्यवस्था की गोल्डन जुबिली के रूप में इस विचार को हिंदुस्तान की धरती पर लागू करने का सफल प्रयास जहां से शुरू हुआ और जो बाद में देश भर में माना गया है, तो उसको करने के लिए उनको फुर्सत नहीं, सोचने को फुर्सत नहीं है। मेरे राज्य में हमने इनिशिएटिव लिया है, एटीवीटी स्कीम के रूप में जाना जाता है, आपनों तालुको वाइब्रेंट तालुको। हमने कंसेप्ट दिया है तालुका सरकार। क्यों गांधीनगर से क्यों गुजरात चलना चाहिए? अगर गुजरात चलना है तो गुजरात के हर तहसील के अंदर वो शक्ति क्यों ना हो, निर्णय करने का सामर्थ्य क्यों ना हो। मैं उस दिशा में जा रहा था। हम गांधीनगर के सारे अधिकार छोड़ करके नीचे देने की दिशा में एक लगातार कोशिश कर रहे हैं, ताकि मेरे राज्य के अंदर 225 तहसील हैं, 225 तहसील पर मेरा राज्य खड़ा हो जाए। अकेले गांधीनगर के पिलर पर राज्य क्यों खड़ा होना चाहिए? और एक विकेंद्रित व्यवस्था जनसंघ के जमाने से हमारी वैचारिक अधिष्ठान का हिस्सा है और इसको हम लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक बहुत बड़ी ताकत देता है। मित्रों, हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, कभी एक ही जीबी हमारे यहां चलता, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चलता था। आज हमने उसको 7 हिस्सों में बांट दिया, एरिया वाइज कर दिया। पहले मेरे यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसी को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, 4 यूनिवर्सिटियां बना दी। क्यों ना हम डिसेंट्रलाइज करें? सेंटर फॉर एक्सलेंसी क्यों क्रिएट ना करें? हम नई व्यवस्थाओं को विकसित क्यों ना करें? हम अगर इस प्रकार से नई व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं तो हम देश के सपने को बहुत अच्छी तरह पूरा कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार हमारी इस आवाज को सुने और देश के नागरिकों से, विशेष करके बुद्धिजीवियों से मैं आग्रह करता हूं कि संघीय ढांचे के साथ जो खतरनाक खेल खेले जा रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाना देश में आवश्यक हो गया है। भारत की एकता और अखंडता के लिए भारत के संघीय ढांचे के लेटर एंड स्पिरिट को बरकरार रखना यह समय की मांग है। आज वो जमाना नहीं है कि एक ही पार्टी की सब सरकारें चलती है। हर पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इन सब प्रकार के राजनीतिक विचारों को देश की एकता के लिए संभालना है तो आपके लिए संघीय ढांचे को बरकरार रखना ये समय की मांग है। भाइयों बहनों, 1976 केंद्र और राज्यों के संबंधों का रूप क्या रहे, इसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक सरकारिया कमीशन को नियुक्त किया था 1976 में। और वो उन्होंने इसलिए किया था कि आपातकाल के कारण देश में एक बहुत बड़ा उनके खिलाफ तूफान खड़ा हुआ था। वो इमरजेंसी में आए थे, तो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं ये कर रही हूं, मैं इसके कर रही हूं, मैं सबको अधिकार देने वाली हूं, मैं कोई एक सत्तावादी नहीं हूं वगैरह, एक अपना चेहरा बनाने के लिए उन्होंने कमीशन बनाया था। उस सरकारिया कमीशन का रिपोर्ट आया 1988, 12 साल के बाद।
उसके अंदर एक बात कही गई है कि रेगुलरली इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए। केंद्र सरकार और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच साल में 2 बार रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए और केंद्र और राज्य के बीच में जो डिस्प्यूट है उसकी विस्तार से चर्चा करके इस काउंसिल के अंदर सॉल्यूशन निकाला जाए, ऐसा उसमें प्रावधान है। 76 में कमीशन बना, 88 में रिपोर्ट आई और पहली मीटिंग उसकी 96 में हुई। यानी भारत के संविधान के प्रति इनकी मानसिकता क्या है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। जब अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने लगातार इस मीटिंग को लागू किया और सरकारिया कमीशन के जो प्रावधान थे, जो सुझाव थे, उस पर चर्चा की। करीब 250 से अधिक उन्होंने सुझाव दिए हैं। सुझाव दिए हुए आज 40 साल होने आए। भाइयों बहनों, 100 से अधिक सुझाव आज भी ऐसे हैं जिसको चर्चा पर भी लाए नहीं गए हैं। मैं आज इस इंदौर की धरती पर से भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि वे तत्काल ये इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग को रिवाइव करें, फिर से बुलाएं, लगातार बुलाएं, साल में 2 बार बुलाएं और सरकार या कमीशन ने जिन सुझावों को कहा है उसको लागू करने के लिए एजेंडा नोट के साथ उसकी चर्चा शुरू हो, लागू किया जाए। जब तक राज्य और केंद्र के संबंधों की इस बातों को, जो उसको बड़े अध्ययन के साथ लाया गया है और जो आपकी सरकार लाई थी, उसको लागू करने के विषय में विचार कीजिए। उसके बाद अभी पुंसी कमेटी बैठी, पुंसी कमेटी का रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट को आए भी 3 साल हो गए और उसने तो कहा है कि साल में 4 बार ऐसी मीटिंगें होनी चाहिए और उन्होंने यहां तक कहा है, सरकार या कमीशन ने भी कहा है, पुंसी कमीशन ने भी कहा है कि ये गवर्नरों की अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। जो राजनीति के प्रमुख क्षेत्रों में रहे हुए लोग हैं उनको ये गवर्नर के पोस्ट पर नहीं रखना चाहिए। समाज जीवन के संविधान को समर्पित ऐसे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको रखना चाहिए। इस सरकार या कमीशन ने भी कहा है, पुंसी कमेटी ने भी कहा है और उन्होंने ये कहा है कि विशेष रूप से जहां पर केंद्र के साथ में जो सरकार है उससे विपरीत विचार की पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, वहां तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये उल्टा कर रहे हैं, वहां से तो खोज खोज करके लोगों को भेजते हैं ताकि वहां मुख्यमंत्री चैन से बैठ न सके, वो सरकार चला ना पाए। आपको हैरानी होगी, ये राज्य जिसको आपने चुना है, उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो उनका मैनिफेस्टो है, उसके आधार पर जनता ने उनको चुना है और असेंबली में वे कानून पास करते हैं और एक प्रकार से जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज का रिफ्लेक्शन है और माना हुआ है डेमोक्रेसी में यही एक तरीका है। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस को जो लोग पसंद नहीं, ऐसे राज्यों ने जो कानून पास किए हैं, उन कानूनों को फाइलें वैसी की वैसी लटकाई जा रही हैं। सालों बीत जाते हैं, कोई उसको पास नहीं करते, लटकाए रखते हैं और कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है कि एक बार असेंबली बिल पास करके भेजें, कितने दिन में उनको पारित करना चाहिए, नहीं है। ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की बात करने के लिए पिछले दरवाजे एनसीटी से घुसा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऑर्गेनाइज क्राइम को लेकर के एक बिल पास किया हुआ है। गुजरात सरकार ने भी उसे एक प्रकार का बिल पास किया है इस प्रकार के टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। आपको हैरानी होगी, उसको बिल को पास करने वाली सरकारें बीजेपी की है, इसलिए हम लोगों ने असेंबली में 4-5 बार पारित किया। दिल्ली सरकार ने, राष्ट्रपति ने उस पर थप्पा लगाने से मना कर दिया, नहीं किया। मित्रों, क्यों भाई? क्या टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए ये तौर तरीके होंगे क्या? मैंने मेरे यहां एक बिल पास किया कि स्थानीय स्वराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन बिल पास किया
असेंबली ने स्वीकार कर लिया, 2/3 मतों से मंजूर हो गया। और मेरे यहां गवर्नर महिला है, नहीं हुआ, लटका पड़ा। क्यों? क्योंकि हम दूसरे पार्टी के लोग हैं। क्या देश ऐसे चल सकता है क्या? कानून सबके लिए समान होता है, संविधान की मर्यादा को स्वीकार करना होता है, नहीं किया जा रहा है। और आज देश के अनेक राज्यों से सैकड़ों ऐसे बिल बने हुए पास हुए हैं जो राष्ट्रपति के दरवाजे पर दिल्ली सरकार की इच्छा के कारण रुके पड़े हुए हैं, उसको पारित नहीं किया जा रहा है। बिहार में वहां की सरकार ने एक बिल पास किया कि एजुकेशन को फ्रीडम देने के लिए, और गवर्नर का उस पर वो रोजमर्रा राजनीति चलती है उसको रोकने के लिए बिल पास किया, एजुकेशन सिस्टम को तवज्जो देने के लिए किया। दिल्ली सरकार उस पर थप्पा लगा कर बैठ गई, नहीं कर रही है पास। अगर चुनी हुई सरकारें जो कानून पास करें, असेंबली में विधिवत डेमोक्रेटिक वे में करें और जनता के प्रतिनिधि करें, जनता ने उस सरकार को चुना है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए लोगों को वो सरकार पसंद नहीं है, इसलिए उसके निर्णय भी रोक देना, मैं समझता हूं ये संघीय ढांचे के लिए एक नया खतरा पैदा करने वाला काम है। मित्रों, अनेक ऐसे पहलू हैं कि किस प्रकार से संकट किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज डॉक्टर नागपाल जी की स्मृति का ये बातचीत करने का अवसर हमें जरूर गंभीरता से इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर करेगा। मैं नहीं जानता हूं कि आप मेरे से क्या सुनना चाहते थे।